प्लांट्स इस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड जो एनिमल्स स्टोर करते हैं इसी ग्लूकोज को वो करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। उसके बाद रीस्टोर कर रहे हैं उसमें स्टार्च की प्रेजेंस कैसे? बाय पुटिंग दैट प्लांट इन द लाइट। प्रॉपर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? आ गए हम लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए, जारी रखेंगे अपने जीवन के सारे प्रोसेसेस को। एंड इन दिस वीडियो हम समझ रहे हैं इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, एंड देन आफ्टर जो इसके मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें बोर्ड्स में देखने को मिलेंगे वो भी। इटसेल्फ दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस चैप्टर में से 9 से 12 नंबर के वेटेज का जो है कंटेंट देखने को मिल सकता है, क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं हमारे फाइनल्स में, बोर्ड्स में। एंड उसका रेशियो भी रहता है, जैसे कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के। एमसीक्यूज जो होते हैं वो आते हैं फ्रॉम द टॉपिक्स, पाथवेज बताने के लिए आ गया, एंजाइम्स का फंक्शन बताने के लिए आ गया, या फिर जूसेस का फंक्शन बताने के लिए आ गया, सिक्रीशंस वगैरह, इस टाइप के जो है एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है जरूरी डिफरेंसेस, वेरी ब्रीफ डिफरेंसेस, आर्टरीज वेन्स में पूछ लिया, एरोबिक एनारोबिक में पूछ लिया, इस टाइप के डिफरेंसेस जो है पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो आपका 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस में जनरली देखा जाता है हमारा फंक्शंस, जो स्टोमेटल पोर्स के फंक्शंस होते हैं हमारे, क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो पूरा पाथवे है उससे आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं तो हमारा विलाई का फंक्शन होगा, नेफ्रॉन्स का फंक्शन होगा, इस टाइप के जो है फंक्शन हमें देखने को 3 मार्कर क्वेश्चन में मिल जाते हैं कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वगैरह समझा दो, और एक जो रिमूवल ऑफ वेस्ट है उसको समझा दो, रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे हमारा यूनिट, फिल्ट्रेशन यूनिट जो है वो कर रही है उसको, नेफ्रॉन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा दो, ये कर दो। तो इस टाइप के 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नेफ्रॉन हो गया हमारा, वेलाई हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, उससे पूछ लेगा, और बाकी स्टोमेटल पोर का फंक्शन और मूवमेंट पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तीनों में से किसी भी सिस्टम से। 3 सिस्टम मेजर, जनरली सर्कुलेटरी सिस्टम में डबल सर्कुलेशन से पूछेगा कि बता दो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, मैमल्स में क्या जरूरी है, किसमें नहीं है जरूरी है, और इस टाइप की चीजें। और बाकी ये पूछ लेगा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम समटाइम्स इन प्लांट्स, ह्यूमंस का कमी होता है मेजरली इन प्लांट्स, एंड अनदर थिंग इज दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जनरली 5 मार्क्स क्वेश्चन इनसे बनता है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जरूरी नहीं है बने, अगर केस बेस्ड स्टडी बन गया इन्हीं 3 सिस्टम से तो देन आफ्टर लॉन्ग नहीं बनेगा, और लॉन्ग बन गया तो केस बेस्ड स्टडी नहीं बनेगा। बस केस बेस्ड स्टडीज के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा है। यस, लेट्स बिगिन विद आवर जीवन के सारे प्रोसेस। ओके, it's a 5th chapter of our biology, yes, life process. In this chapter, basically in this video, हम कवर करने वाले न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। इसके 2 प्रोसेस, ये वाला एंड ये वाला, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, हम अपकमिंग पार्ट्स में इस वीडियो के कवर कर रहे हैं। यस, लेट्स बिगिन। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑब्टेन करना फूड को और उसको यूटिलाइज करना हमारी बॉडी के द्वारा, इज व्हाट न्यूट्रिशन इन वेरी सिंपल टर्म्स, ठीक। एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन उसी खाने का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म इज ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी डिराइव करने को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। बहुत सिंपल। और ये कहां पे होता है? हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, पहली वीडियो में आता है। पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपी के फॉर्म में निकालता है एनर्जी, विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। सेल में जाता है कौन? सेल में जाता है कौन? बताएं कौन जाता है? C6H12O6 जाता है, दैट इज ग्लूकोज। और कौन जाता है जी? और जाती है ऑक्सीजन। अब जब ये जाते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन जब होता है तो क्या निकल के आता है? हमारा वाटर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं, और अलोंग विद एनर्जी। और एनर्जी जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना। क्यों? क्योंकि भैया मूवमेंट तो बहुत जरूरी है सारे प्रोसेस को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए। भैया एक जगह से दूसरी जगह पे चीजें आएंगी ना, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे ना कहीं पे, तभी तो। दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। यस, अब जो बचा हुआ वेस्ट है, कचरे को तो बाहर निकालेंगे ना, मतलब कचरे को कौन अपने घर में रखता है? यस, तो ऑब्वियस सी बात है, तो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ वेस्ट। यस, लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड उसको यूटिलाइज करता है ग्रोथ के लिए, अपने रिपेयर के लिए बॉडी के सेल्स के, और एनर्जी के लिए। दीज आर द मल्टीपल रीजंस फॉर द न्यूट्रिशन। यस,
न्यूट्रिशन दो मोड में होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक में दीज आर द मल्टीपल टाइप्स जो कि देख रहे हैं हम। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। हाँ, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब सेल्फ नरिश्ड, मतलब जहां पे जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है उसके लिए ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे, तीसरे, चौथे किसी भी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं है अपने न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए। तो दैट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स ओन फूड, यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो प्लांट्स होते हैं जनरली, ये जीव जनरली प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। यस, एनर्जी का सोर्स इनके लिए क्या कहा जाता है? दैट्स अ सोलर एनर्जी, सनलाइट। ठीक है, बेसिकली दी प्लांट्स हैविंग क्लोरोफिल इन देयर लीव। क्लोरोफिल एक टाइप का प्लास्टिड है जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था सेल्स वाले चैप्टर में। इट्स वन ऑफ द ऑर्गेनली प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड होता है, दैट इज क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड क्लोरोफिल बेसिकली कन्वर्ट करता है हमारे जो सनलाइट होती है प्लांट्स के लिए, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है एंड दैट केमिकल एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड। वही केमिकल एनर्जी फूड सिंथेसाइज करने के लिए या फिर फूड एनर्जी में फर्दर कन्वर्ट होती है। एग्जांपल के तौर पे ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया वगैरह, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए। यस, ओके, तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ आ गया होगा। एंड फूड जो होता है वो स्टार्च और इन सब के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इन सब के फॉर्म में जो है बनता है। तो यस, हम देख पा रहे हैं दिस इज द ऑटोट्रॉफिक सेल्फ फीडिंग जहां पे हो रही है। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, लीव है, लीव्स ने क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की मदद से कन्वर्ट करी एनर्जी, सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, और देन आफ्टर देयर इज अ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ने ऑब्टेन करा कार्बन डाइऑक्साइड एंड रूट्स से, जाइलम की मदद से वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो गए। तो ये सब इकट्ठा हो गया हमारे किचन में। किचन इज व्हाट? लीव। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। तो अब बेसिकली होगा क्या, प्लांट उन्हीं इन जो सब मटेरियल होगा ना, इस सब मटेरियल को सिंथेसाइज करके अपना बनाएगा एक प्रोडक्ट, दैट इज स्टार्च। ठीक है, समझ आई बात? यस, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जहां पे अदर्स पे डिपेंडेंट है, जहां पे ऑर्गेनिजम्स अदर्स पे डिपेंडेंट फॉर देयर नरिशमेंट। ठीक है, हेटेरो मतलब होता ही अदर्स है और ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट। यस, इसमें सबसे पहले था होलोजोइक। होलोजोइक मतलब जो ठोस सॉलिड खाना खाते हैं, हम और तुम जैसे कि। ठीक है, अरे इसमें डॉग भी लिखा। यस, अमीबा, अमीबा भी सॉलिड पार्टिकल्स का इनटेक करता है। यस, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एग्जांपल देखो, फंगी, यीस्ट, मशरूम। अब ये क्या है? डेड और डिकेइंग मैटर पे जो है डिपेंडेंट रहते हैं। ये अपने डेड और डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में फर्क होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट, न्यूट्रिशन इज इटसेल्फ अ प्रोसेस। उन कंपोनेंट्स को इनटेक करने का, यूटिलाइज करने का प्रोसेस है। न्यूट्रिएंट्स को इनटेक और प्रोसेस करने का काम है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, यस। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम ये सब हेटेरोट्रॉपिक में ही आता है। तो कैस्केटा हम बोलते हैं, लाइकेन बोल सकते हैं, लीस बोल सकते हैं, टैपवॉर्म, और ये सब जो है कह सकते हैं हम, दीज आर द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर फॉलोइंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एज ये एक जीते जागते ऑर्गेनिज्म पे, जीते जागते किसी जीव जंतु पे ये अपना घर बसा लेते हैं और वहीं से ही अपना फूड एंड शेल्टर डिराइव करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स होस्ट की बॉडी पे डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि हमारे बालों में जूएं पड़ जाती है ना, वो भी क्या है? दे आर ऑल पैरासाइट्स। ठीक है, तो कुछ होते हैं पार्शियल पैरासाइट्स, कुछ होते हैं कंप्लीट पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स का मतलब क्या? फॉर सम न्यूट्रिएंट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ठीक है, फॉर सम, जैसे कि हमारा पिक्चर प्लांट हो गया और वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, इस टाइप से जो प्लांट्स नाइट्रोजन के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, उनसे प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो, और थोड़े बहुत धूप वगैरह जो उनको पहुंचते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह डराइव कर लेते हैं अपने। ठीक है, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। तो दोज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज partial parasites. Yes, this is the basic definition equation for the autotrophic mode of nutrition in which the plants are preparing their food, that is C6H12O6. plants ने ये prepare करा, खाना prepare करा, this is what? Starch.
और साथ में क्या रिलीज करा, ऑक्सीजन और वाटर रिलीज करा। होता किसकी प्रेजेंस में, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, और किसकी मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो सनलाइट को कैप्चर करेगा और कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, एंड दैट केमिकल एनर्जी फर्दर कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी, क्योंकि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, वो सिर्फ अपनी फॉर्म्स बदलती है। यस, दीज आर द थ्री और फोर कंडीशंस जो कि नीडेड है फॉर वेरी कंपल्सरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दिस इज द व्हाट इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। यस, हम लीफ का एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। लीफ के स्ट्रक्चर में जो नीचे वाला स्ट्रक्चर, दिस इज मिड रिब, दिस इज बेसिकली मिड रिब, और इस मिड रिब में जो नीचे वाला पार्ट है ना, जैसे कि एक मिड रिब है, इसमें जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट जाइलम इज। ठीक है, जाइलम इज द, जैसे जाइलम जैसे जल, ठीक है, लेके जाता है वाटर एंड मिनरल्स, रूट से निकालता है और लेके जाता है ऊपर लीव्स तक। तो मिड रिब के थ्रू आता है। मिड रिब में नीचे वाला जो ट्यूब है, वेस्कुलर ट्यूब है, वेस्कुलर टिश्यू है, दैट इज नोन एज जाइलम। और जो ऊपर वाला है दैट्स फ्लोम। ये जो ऊपर वाला है दिस इज फ्लोम, एंड फ्लोम फर्स्ट है फूड, लेके जाता है फूड, और फ्लोम यूनिडायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल है, एंड जाइलम इज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि जाइलम से यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में जाता है, और फ्लोम से मल्टीपल डायरेक्शंस में जा सकता है कंपोनेंट्स। यस, लैमिना वगैरह दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, फ्लोम ठीक है, वेस्कुलर ओके। यस, तो बेसिकली दीज आर द स्टोमेटल गैप्स। यस, हियर इट इज। तो ये हमारा स्टोमेटल पोर्स होते हैं, हमारे नहीं, एक्चुअली प्लांट्स के हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के स्टोमेटल पोर्स होते हैं लीव्स में, और स्टोमेटल पोर्स बिलो द सरफेस ऑफ लीव्स होते हैं। कहाँ होते हैं, सरफेस, लीव्स के सरफेस के नीचे। अब इसका भी रीजन है, लीव के सरफेस के नीचे क्यों होता है, नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है। लीव्स के सरफेस के नीचे इसीलिए होते हैं बिकॉज अगर लीव के सरफेस के ऊपर होंगे स्टोमेटल पोर्स, तो दे अगर वहां से पानी आएगा, पानी मतलब एक्सेसिव वाटर को प्लांट्स लूज करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब वाटर रिलीज करेंगे प्लांट, तो वो नीचे जो पोर्स है लीव्स के सरफेस के नीचे, वहां से कर रहे हैं। अगर वही पोर्स ऊपर होते तो पानी ऊपर आता, लेकिन वो वाटर वेपराइज हो जाता बाय टेकिंग द सन की हीट से वेपराइज हो जाता, इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लांट्स लेटेंट हीट। अब प्लांट की अगर लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वो वाटर वेपराइज होगा, जिसकी वजह से हमारे प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स के स्टोमेटल पोर्स नीचे होते हैं, सरफेस लीव्स के सरफेस के नीचे होते हैं, सो दैट दे मे नॉट इफेक्टेड बाय द हीट ऑफ सन। मतलब वहां से जो वाटर रिलीज हो रहा है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन के लिए भी अपने अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि भैया ट्रांसपिरेशन पहला तो काम करता है टेम्परेचर रेगुलेट करता है प्लांट का, ऐसे जो अभी मैंने बताया, बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट एंड वाटर गेट्स वेपराइज। ठीक है, और दूसरा है क्रिएट करता है सक्शन पुल। जाइलम में सक्शन पुल क्रिएट हो जाता है, जैसे कि हम स्ट्रॉ से जूस वगैरह पीते हैं ना, तो उसमें क्या है ना, हम सक्शन पुल क्रिएट करते हैं, हम स्ट्रॉ के अंदर की जितनी भी एयर है उसको सक कर लेते हैं, सो दैट वो जो लिक्विड है वो स्ट्रॉ के थ्रू ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे भी यही है, जाइलम में एक सक्शन पुल क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन की मदद से, तो जिसकी वजह से वाटर जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी, वाटर मिनरल्स ऊपर तक, लीव्स तक पहुंच जाते हैं। क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाने के लिए, वेरी सिंपल। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। हाँ, एक्सेसिव वाटर लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। यस, दीज आर द गार्ड सेल्स। ये जो हमारे को साइड साइड में दिख रहे हैं, ये है गार्ड सेल्स हमारे, नॉट हमारे प्लांट्स के। प्लांट्स में लीव्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं, इनमें वैक्यूल्स होते हैं। अब जब ये वैक्यूल्स जो होते हैं, व्हेन दे गेन वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जब ये गेन करते हैं वाटर, तो दे बिकम्स एनलार्ज्ड, मतलब कुछ इस तरीके से। यस, जब वो वाटर गेन कर लेते हैं, दे बिकम्स एनलार्ज्ड, एंड एनलार्ज होने की वजह से जो ओपनिंग है स्टोमेटल पोर की, दिस ओपनिंग गेट्स एनलार्ज्ड एज वेल। ठीक है, और जब ये लूज कर देते हैं वाटर, मतलब ऑस्मोसिस के थ्रू ही जब लूज कर देते हैं वाटर, तो जो ओपनिंग होती है स्टोमेटल पोर की, दैट गेट्स डिक्रीज्ड। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसीलिए करते हैं क्योंकि ड्यूरिंग द डे टाइम देयर आर द मल्टीपल गैसियस एक्सचेंजेस, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं करने प्लांट को। गैसियस एक्सचेंजेस में जैसे कि फोटोसिंथेसिस के टाइम में हम क्या देख रहे थे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा था और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, दो गैसेस का एक्सचेंजेस तो यही हो गए। ठीक है, रेस्पिरेशन तो करेगा भैया, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो करेगा ही प्लांट। अब उसको करने के लिए उसको
ऑक्सीजन का इनटेक करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा प्लांट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। और ड्यूरिंग द डे टाइम रेस्पिरेशन भी करता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, क्योंकि रात में तो धूप निकलेगी नहीं, रात में तो खाना बनाएगा नहीं, वो अपना दोपहर में बनाना पड़ेगा, और दोपहर में बनाना पड़ेगा तो भैया ये करना ही पड़ेगा उसको दोपहर में फोटोसिंथेसिस, साथ में रेस्पिरेशन तो करेगा ही, रेस्पिरेशन तो थ्रू आउट द डे करता है, ठीक है, एंड ऑल्सो ट्रांसपिरेशन। क्यों भैया, धूप इतनी ज्यादा है, उसको अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करना, उसके पास थोड़ी है हमारी तरह घर छत, है ना, तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से उसको अपनी टेम्परेचर भी रेगुलेट करना है। तो दीज आर द थ्री थिंग्स जिनकी वजह से ड्यूरिंग द डे टाइम स्टोमेटल पोर कुछ इस तरीके से एनलार्ज होता है और वाटर गेन कर रखा होता है किसने, गार्ड सेल्स के, दीज आर द गार्ड सेल्स के वैक्यूल्स ने, ठीक है, यस। तो दीज आर द थिंग्स। एंड रात के टाइम पे हमें प्लांट्स को उतनी जरूरत नहीं होती है, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना नहीं उनको, धूप तो है ही नहीं भैया, धूप तो जरूरी है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एंड सेकेंडरी उनको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी कम हो जाती है, दैट्स व्हाई रेट ऑफ रेस्पिरेशन आल्सो डिक्रीजेस। मतलब जब इतनी एनर्जी जरूरत नहीं है तो इतना ज्यादा गैसियस एक्सचेंजेस क्यों करने हैं, मतलब ऑक्सीजन लेके फूड को ब्रेक डाउन, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करना है, एनर्जी ड्राइव करनी है और बॉडी रिपेयर करनी है, ग्रोथ करनी है, वो सब रात के टाइम पे उतना नहीं हो रहा होता है, तो मतलब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉट दैट मच हाई एज कम्पेयर टू द डे टाइम, ठीक है। एंड देन आफ्टर देखा जा रहा है नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, रात के टाइम पे उतनी हीट भी नहीं होती है, दैट्स व्हाई ट्रांसपिरेशन भी उतना हाई रेट पे नहीं परफॉर्म होता है प्लांट्स के थ्रू, तो दैट्स व्हाई स्टोमेटल पोर रात के टाइम पे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यस, ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर जो कि गार्ड सेल में एंटर कर गया, जिसकी वजह से स्वेल हो गया एंड पोर्स जो है वो ओपन हो गए, ठीक है, ओपन अप हो गए। और H2O लीव्स द गार्ड सेल, जब गार्ड सेल्स को H2O छोड़ देता है, मतलब H2O रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज हो जाता है गार्ड सेल से, तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोर क्लोज हो जाता है, ठीक है। ये स्टोमेटा टाइनी पोर ऑन और नहीं, इसको लिख लो below the surface of leaves and site of the gaseous exchanges for the photosynthesis, surrounded by the guard cells जो कि उसकी opening closing control करते हैं। yes, ये अभी बता दिया। plants close stomatas to prevent excess water loss, excess water loss ना हो इसीलिए भी plants stomatal pores को close कर लेते हैं at that point of time, ठीक है। yes, carbon dioxide enters and the oxygen exits through the stomatas and these are the gaseous exchanges। नाइट्रोजन नहीं लेते हैं प्लांट, नाइट्रोजन सॉइल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। यस, absorption of the sunlight by the chlorophyll, yes, conversion of the light energy into the chemical energy और splitting of the, और उसी एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन H2O का जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना दिया जाता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कौन रिड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, स्टार्च बन जाता है, ठीक है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखा जा रहा था कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है किसमें, C6H12O6। अब देखा जाए तो इसने क्या कर लिया है यहाँ पे, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन गेन कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन गेन कर लिया है। एज कार्बन डाइऑक्साइड ने हाइड्रोजन यहाँ पे गेन कर रखा है, हाइड्रोजन क्योंकि गेन करा है इसने, तो हम इसको यहाँ पे क्या बोल पा रहे हैं कि दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। और जब हाइड्रोजन गेन करते हैं या फिर ऑक्सीजन का लॉस करता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, यानी कि जो कि यहाँ पे किसके साथ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज कम्स आउट, यस, हाँ, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसका एक की पॉइंट याद रखना कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, वो वाटर के थ्रू वाली रिलीज होती है। मतलब जो देखो, अब जब इस प्रोसेस को किया जा रहा था तो इसमें भी ऑक्सीजन थी और इसमें भी ऑक्सीजन थी, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन आती है ना, वो ये वाली ऑक्सीजन होती है जो अलग से यहाँ पे हमें दिख रही है, ठीक है। दिस ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम, ये वाली ऑक्सीजन वाटर के थ्रू आ रही है, और ये क्या बन गया, जब CO2 जो था रिड्यूस हो गया तब बन गया हमारा ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6, एंड सेपरेटली हमें H2O देखने को मिल रहा है। यस, एंड ग्लूकोज स्टोर्ड एज द स्टार्च प्लांट्स, हाँ, और जो प्लांट्स ग्लूकोज को स्टोर करते हैं, दे स्टोर्स ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो ये है, दिस स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो बेसिकली प्लांट्स इस ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड जो एनिमल्स स्टोर करते हैं इसी ग्लूकोज को, वो करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। कौन, एनिमल्स, बाय
ठीक है, तो दिस इज द थिंग जो कि हमने सीखी यहाँ से। यस, ये हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गार्ड सेल्स एंड द स्टोमेटल पोर्स हो चुका है। यस, नाउ फ्यू ऑफ द एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव, और दोनों को ही मार्क कर लेना, पढ़ के जाना, ठीक है। यस, 5.1 एंड 5.2 एक्टिविटी, इन विच 5.1 एक्टिविटी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्च प्रेजेंस टेस्ट कर रहे हैं। स्टार्च प्रेजेंस टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो डी स्टार्च कर रहे हैं प्लांट को 2 से 3 दिन अपना ड्राई रूम वगैरह में रख के, उसके बाद रीस्टोर कर रहे हैं उसमें स्टार्च की प्रेजेंस, कैसे, बाय पुटिंग दैट प्लांट इन द लाइट, प्रॉपर लाइट में रख के, ठीक है। उसके बाद देन आफ्टर उसको लीफ को बॉइल कर दिया वाटर में, उससे क्लोरोफिल रिड्यूस करवा दिया, रिलीज करवा दिया, कैसे, बाय बॉइलिंग दैट लीफ, बाय पुटिंग दैट लीफ इन द अल्कोहल, एंड अल्कोहल को वाटर में, बॉइलिंग वाटर में हमने पुट करा, तो हम क्या देख पा रहे होते हैं, जो उसका ग्रीन कलर पिगमेंट है वो लीफ को लूज करके चले जाते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। एंड देन आफ्टर हमारे पास क्या होगा, एक डी कलर्ड, मतलब एक फेडेड सी ऑफ वाइट कलर, ऑफ पेल येलो कलर की लीफ आ जाएगी, और उस पर जब हम आयोडीन पुट करेंगे तो हम क्या देख पाएंगे कि जो एक रूम में रखा था, मतलब एक नॉर्मल वो लीव्स थी जो एक डार्क रूम में थी, उनमें स्टार्च नहीं था, और जो जिसको हमने रिस्टोर करवाया जिसमें स्टार्च बाय पुटिंग दैट प्लांट इन द सनलाइट, तो हमने क्या देखा वहां पे, देयर इज अ स्टार्च प्रेजेंस टेस्ट बाय द हेल्प ऑफ आयोडीन। कैसे वो हमें चीज पता लगी, बाय द ब्लू ब्लैक स्पॉट्स की जो प्रेजेंस बन गई है आयोडीन को डालते के साथ ही, तो वो हमें ये दिखा रहा है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च आयोडीन के जब कॉन्टैक्ट में आता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू ब्लू और ब्लैक कलर। यस, फाइनल कंक्लूजन स्टार्च वजह से। यस, तो भाई हमारे पास फाइनल कंक्लूजन यही आया कि स्टार्च को बनाने के लिए वी नीड सनलाइट, क्लोरोफिल एंड ऑल दीज ऑल द इंपॉर्टेंस, ठीक है। यस, अनदर एक्टिविटी, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, एक सेटअप लिया है और दूसरा सेटअप लिया, दोनों इसमें क्या करा ना, प्लांट्स को पहले तो ड्राई रूम में रखा, एक डार्क रूम में रखा, देन आफ्टर हमने क्या करा, उस प्लांट को हमने दोनों प्लांट्स को ही एक्चुअली हमने उसमें रख लिया सनलाइट में, और सनलाइट में जब रखा हमने तो उनको कवर कर दिया ऐसे ग्लास फ्लास्क से, और जिसमें एक ग्लास फ्लास्क में हमने क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने इस ग्लास फ्लास्क में रखा तो हमने क्या देखा कि इसकी जो लीव्स थी वो, उनमें स्टार्च प्रेजेंस हमें नहीं देखने को मिली, ठीक है। और जो दूसरा प्लांट था जिसमें हमने कुछ भी नहीं रखा, जस्ट ग्लास फ्लास्क से ऐसा उल्टा करके कवर कर दिया, तो उसमें हमने उस सेटअप में क्या देखा, सेटअप विदाउट KO2 KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें हमने देखा कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमें बेसिकली क्या करता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेता है, एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ए वाले सेटअप के लिए, तो यहाँ पे ए सेटअप जो है, यहाँ पे लीव्स के पास तो सनलाइट तो जो आ रही है उस फ्लास्क के अंदर भी सनलाइट पहुंच रही होगी, बट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड ना होने की वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसके पास स्टार्च भी नहीं है, एज दूसरे वाले प्लांट में देखा गया विदाउट KOH, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी ऑलरेडी ग्लास फ्लास्क में, क्योंकि ऑल द एयर अंदर का है, और एयर का वन ऑफ द कंपोनेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से उसने अपना जो है फूड सिंथेसाइज कर लिया। यस, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पिछले साल आ भी चुके हैं काफी ईयर्स, जैसे कि 21, 22, 23, 24 इन सब में आया है ये। यस, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, जस्ट बेसिक डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच द autotrophs make their nutrients and utilize them, and yes, identify the organelle and the organ where it occurs, explain the process using the balance equation। एक balance equation जो अभी हमने पिछले यहाँ पे ही अभी पिछली से आई थिंक पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था, ठीक है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसके थ्रू हमें पता लग रहा है। देन आफ्टर स्टेट द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज, जहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है, दैट इज स्टोमेटल पोर्स, एंड हाउ वुड यू डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, वही वाला KOH वाला जो था ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाला जो हमारा रिएक्शन एक्टिविटी थी वाली। व्हाट वुड बी द expected observations and the conclusions? Yes, we know that. Yes, here is the chemical equation, इससे आया है which of the following equation is the, this is MCQ kind of आया है,
MCQ काइंड ऑफ, लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड इसका कम होता जा रहा है। वेल ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिलते हैं 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वो बनाते हैं C6H12O6 जो कि हमारा होता है ग्लूकोज, और निकलता है 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एंड 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस जो हमें बताती है। नेक्स्ट इज द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स। यस ऑलरेडी हमने कर लिया है। ओपनिंग लिबरेट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। यस ओपनिंग एंड क्लोजिंग किसकी वजह से होती है? वाटर की वजह से होती है। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर गेन कर लेते हैं। यस नेक्स्ट इज डाइजेशन इन द ह्यूमंस। बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम समझ रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस ही यहीं से ही समझ आएगा हमें। ठीक है, अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एंजाइम्स आने वाले हैं मल्टीपल, उन एंजाइम्स के फंक्शंस क्या होते हैं, जूसेस हैं वो कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ स्टोर होते हैं, किस पे एक्ट करते हैं, किस पे नहीं करते हैं, और एक्ट करने के बाद कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में लेके आते हैं। किस किस को क्या क्या सिंपलर फॉर्म्स है उनकी हम इस टॉपिक में जान रहे होंगे। यस माउथ, बकल कैविटी बेसिकली, एंड इट हैज टीथ जो कि च्यू करने के लिए, सलाइवा हैव द सलाइवरी अमाइलेस, वन ऑफ द एंजाइम, एक सलाइवरी अमाइलेस एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है एंड इट इज यूज्ड in our mouth to break down starch into simple sugar। स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। टंग का बेसिक काम होता है हमारे खाने को मिक्स करना, फूड को पुश बैक इनटू द ईसोफेगस कर देना और उसको रोल करना, उसमें सलाइवा को ठीक से मिक्स अप करना। ठीक है, ये सब उसका फंक्शन होता है। यस ईसोफेगस फूड पाइप होता है। बेसिकली पेरिस्थेलिसिस मूवमेंट की मदद से वो हमारे फूड को टुवर्ड्स स्टमक पहुंचाता है, और लाइक इट्स अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप, जिसकी मदद से खाना सिर्फ और सिर्फ मतलब कंस्टेंटली वो एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, एक्सपैंड होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से फूड हमारा सीधा जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक में देयर आर द मिलियंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिनसे मल्टीपल जूसेस और एंजाइम्स वगैरह रिलीज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये इसका क्या काम होता है? इसका बेसिक ये काम होता है कि इट मेक्स आवर मीडियम ऑफ द फूड एसिडिक, और जो हमारे खाने के साथ कुछ बैक्टीरियाज और फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह जो आ गए हैं उनको उनको किल कर देने का काम है बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ठीक है, और हमारे फूड का मीडियम उसने एसिडिक क्यों बनाया? ताकि पेप्सिन जो है वो वर्क कर पाए, और पेप्सिन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है पेप्टॉन्स में, है ना। इसका ये पेप्सिन भी कहाँ से रिलीज होता है? स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से। ठीक है, स्टमक की वॉल्स के अंदर ना यहाँ पे बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, वहां से रिलीज होता है ये। नेक्स्ट इज म्यूकस, क्योंकि भैया हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है अपने आप में। अब ये जो एसिड होता है, इस एसिड को, क्योंकि ये हमारी स्टमक की वॉल्स को भी जला सकता है, अब क्योंकि ये किसी भी चीज को बर्न कर सकता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए एक नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस की लेयर फॉर्म होती है हमारे स्टमक की लाइनिंग्स के अंदर ही। ठीक है, दैट इज ऑफ म्यूकस, जो कि प्रोटेक्टिंग लाइनिंग होती है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है हमारे स्टमक के इनर साइड्स पे। यस, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे ही कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट्स का, सबका कंप्लीट जो एंड स्टेज पहुंचती है ना, सबकी सिंपलेस्ट फॉर्म्स जो पहुंचती है वो यहीं से ही पहुंचती हैं। ठीक है, फैट्स, बाइल जूस, बाइल लिवर से आता है, पेनक्रियाटिक जूसेस आते हैं, लाइपेज और ट्रिप्सिन वगैरह। ठीक है, जो एक्ट करते हैं यहाँ पे, और विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब दिस इज द इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं बहुत सारी। ठीक है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं? दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। Why to increase surface area? To increase the rate of absorption of the simplest forms of nutrients। nutrients का जो simplest form होता है, जैसे कि fats, fatty acids में, proteins, amino acids में, glucose, fatty acids, glycerol, इन सब की जो simplest forms होती हैं फैट की, जैसे फैटी और ग्लिसरॉल, और ग्लूकोज हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का, उन सबको एब्जॉर्ब करने के रेट को बढ़ाने के लिए वी हैव विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर।
ठीक है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है सो दैट एब्जॉर्प्शन हो पाए। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिमेनिंग वाटर वगैरह और सॉल्ट्स वगैरह उनका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और उसमें भी विलाई वगैरह होते हैं, ठीक है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है फिर यहाँ से एनएस के थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, याद रखना, टू कंट्रोल द होल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द रेक्टम टू पास द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है। उसको पास करने के लिए बेसिकली एक ओपनिंग, इट्स अ गेट, ये गेट है जो कि लाइक कंट्रोल करता है हमारे लीकेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स और वेस्ट जो रहता है, गैसेस जो होती है उनके लीकेज से बचाता है। और जब हमारा एनल फिल अप हो जाता है पूरा तरीके से, then after it gives commands and rectum opens up and passes the waste. Yes, here we have the buccal cavity. Buccal cavity में हमारे टंग, टीथ, माउथ वगैरह, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी अमाइलस जो रिलीज करता है, ठीक है, वो सब आ जाता है यहाँ पे। देन आफ्टर हमारा ईसोफेगस होता है। ईसोफेगस बेसिकली इट्स अ फूड पाइप, इट्स अ मस्कुलर फूड पाइप जो कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो है परफॉर्म करती है, ठीक है, एंड पुशेस फूड डाउनवर्ड्स टू ओनली टुवर्ड्स स्टमक, ठीक है। देन हमारा लिवर है, दिस इज लिवर। लिवर के साथ हमारा जुड़ा हुआ है क्या, गॉल ब्लैडर, ठीक है। और गॉल ब्लैडर क्या करता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है। और जब जरूरत पड़ती है, जब खाना इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है, तो ये गॉल ब्लैडर यहाँ से रिलीज करता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बाइल को रिलीज करवा देता है, ठीक है। produces bile juice, metabolized nutrients and detoxifies the substances, ये लिवर का काम होता है। पेनक्रियास सिक्रीट करता है सलाइवरी लाइपेज और अमाइलस वगैरह, ट्रिप्सिन वगैरह, इस टाइप के कुछ जो है जूसेस रिलीज करता है। और यस देन हमारा जो फूड है वो पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वही मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, मतलब कुछ बेसिक सॉल्ट्स और फाइन वाटर वगैरह जो बचता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। यस, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मल्टीपल एंजाइम्स एंड जूसेस। इससे एमसीक्यूज बन के आ जाता है, तो याद रख लेना इन सबको, ठीक है। और किस पे एक्ट करता है ये सब, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से रिलीज होता है, जो कि हमारे स्टमक में बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, मतलब मिलियंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देयर आर, ठीक है। और ये वर्क करता है किससे, प्रोटीन्स में, पेप्टॉन्स में बदल देता है। और किसमें, प्रोटेसिस में बदल देता है। बाइल जूस जो होता है ये लिवर से रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और ये इमल्सिफाई करता है हमारे फैट के ग्लोब्यूल्स को, ठीक है। मतलब बेसिकली दीज आर द फैट पार्टिकल्स, और इन फैट पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटी पार्टिकल्स में। कौन, बाइल जूस, बाइल, ठीक है। बाइल जूस जो है इनको इस तरीके से इमल्सिफाई कर देता है। इसे ही हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या फिर ग्लोब्यूल्स, ठीक है। और जो ये इमल्सिफिकेशन है फैट ग्लोब्यूल्स का, ये क्यों होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं इनका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है। और अब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं तो इनका सम अप करके जो सरफेस एरिया वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो मतलब एक ऐसे कि सर ये तो बड़े हैं तो इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इनका कम होगा, ये क्योंकि छोटे हैं। लेकिन नहीं, अब जैसे एक ग्लोब्यूल था, इस एक ग्लोब्यूल के जो इतने सारे पार्ट्स हो गए हैं, इतने छोटे छोटे जो सारे पार्ट्स हो गए हैं, अब इन छोटे छोटे पार्ट्स का भी तो आउटर सरफेस हो गया। मतलब जो इसके अंदर का सरफेस था वो भी किसी ना किसी पार्टिकल के इसी से ही जो ब्रेक डाउन होके आ गया, उसका आउटर सरफेस बन गया, ठीक है। और ये ऐसा सरफेस एरिया इंक्रीज क्यों करा, ठीक है। पता है सरफेस एरिया इंक्रीज किसके लिए करा था, इसके लिए करा था। अच्छा, ये तो ट्रिप्सिन है, लाइपेज जो कि पेनक्रियास से रिलीज होता है। जो पेनक्रियास से लाइपेज रिलीज होता है, ये इन्हीं इमल्सिफाइड फैट्स पे एक्ट करता है, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। इसीलिए इसी के काम के लिए, लाइपेज के काम के लिए ही सरफेस एरिया बाइल ने ब्रेक करके फैट के ग्लोब्यूल्स को
छोटे ड्रॉपलेट्स बना दिया था, सो दैट यही लाइपेज जो कि पेनक्रियास से रिलीज हो रहा है वो वर्क कर पाए इन्हीं इमल्सिफाइड फैट्स पे, और इन्हीं इमल्सिफाइड फैट्स को फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल यानी कि उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाए। ठीक है, यही लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो वर्क करता है आधे अधूरे काम छोड़ा हुआ, जो कि किसने छोड़ा था? पी फॉर पेप्सिन ने छोड़ा था। किसको ब्रेक डाउन करके? प्रोटीन्स को। किसमें? पेप्टॉन्स में। और पेप्टॉन्स के बाद अब ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये ब्रेक डाउन तो किसमें होता है? स्टमक में। ये वाला ब्रेक डाउन स्टमक में हुआ था। देन आफ्टर जो ट्रिप्सिन था वो पेनक्रियास से रिलीज होता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचे कुछ पेप्टॉन्स वगैरह थे उन प्रोटीन से पेप्टॉन्स से फिर देन ब्रेक करके पेप्टाइड्स बना दिया था उसको। किसने? ट्रिप्सिन ने। ठीक है, एंड फाइनली इनका जो ब्रेक डाउन होता है इससे पेप्टाइड से, लास्ट स्टेज पे ये बन जाता है एमिनो एसिड्स। ठीक है, और एमिनो एसिड्स ही सिंपलेस्ट फॉर्म है प्रोटीन्स की। ठीक है, यस। और इंटेस्टाइनल जूसेस भी होते हैं कुछ जो फाइनल चीजों को ब्रेक डाउन करने में, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने में हेल्प करते हैं हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, यस, हियर इट इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि विलाई में होता है। आई ऑलरेडी टोल्ड कि रिचली, हाँ, और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना विलाई, दीज आर द विलाई, एंड विलाई बैक एंड पे ना बहुत सारी मल्टीपल कैपिलरीज से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, और ये कैपिलरीज क्या होती हैं? ये कैपिलरीज डायरेक्टली कनेक्ट करती हैं ब्लड वेसल को। ठीक है, यहां से फ्लो कर रहा था ब्लड। ठीक है, यहां से, दिस इज व्हाट? ब्लड। ठीक है, ब्लड फ्लो कर रहा था। दीज आर कैपिलरीज। कैपिलरीज जो रहती है हमारे विलाई से कनेक्टेड रहती हैं, और विलाई ने क्या करा था? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। अब वही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को किसको दे देते हैं? कैपिलरीज को। और कैपिलरीज एब्जॉर्ब करती हैं और सॉरी, कैपिलरीज लेके जाती हैं उसको, और कहां पे लेके जाती हैं? ब्लड वेसल्स में। ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स उन्हीं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स को जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई के द्वारा एब्जॉर्ब करे गए थे, उन्हीं को हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं जहां पे भी उनकी जरूरतें होती हैं। ठीक है, यस, इमल्सिफिकेशन आई ऑलरेडी टोल्ड, बाइल सॉल्ट होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारा फूड डाउनवर्ड्स स्टमक जाता है। हर्बीवोरस कार्निवोरस में डिफरेंस है। यस, हर्बीवोरस हैव लॉन्ग इंटेस्टाइन्स। इनकी इंटेस्टाइन में क्या डिफरेंस होता है? हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन्स लंबी होती है एज कंपेयर टू जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो और लॉन्गर होती है एज कंपेयर टू द कार्निवोरस, बिकॉज कार्निवोरस की स्मॉल इसीलिए होती है क्योंकि दे हैव टू डाइजेस्ट मीट वगैरह, और मीट को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन इनफ है। ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं इसीलिए, और उन प्रोटीन्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना स्मॉल इंटेस्टाइन ही कर सकती है। और बेसिकली हर्बीवोरस हैव लार्ज लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन, रीजन बिहाइंड उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है जो कि बहुत अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स चीज है डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, इवन हम अगर सेल्यूलोज कंज्यूम कर लेंगे तो उसको वापस से बाहर निकाल देंगे रिवर्स पेरिस्टालिसिस करके। रिवर्स पेरिस्टालिसिस मतलब पेरिस्टालिसिस का ऑपोजिट, जिसमें हम में वॉमिट वगैरह आ जाती है जिस कंडीशंस में। ठीक है, वो रिवर्स पेरिस्टालिसिस की वजह से होता है। ठीक है, यस, दिस इज द प्रेजेंट रेस्पिरेशन topic. Yes, till here we have done, and this is for the respiration. We have done with the nutrition. Next topic is respiration, and respiration is the process in which the glucose is being break down और उसको break करके लाया जाता है किसमें? एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में। ठीक है, यस, इसका ब्रेकडाउन तीन तरीके से हो रहा है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तीन तरीके से होता है। पायरुविक एसिड हमारे सेल्स में रिलीज होता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड यस, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, जो कि कौन करता है? यीस्ट करता है, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट में क्या होता है? इथेनॉल। जब यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है, इसे हम बोलते हैं वैसे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन। यस, एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होता है यीस्ट के द्वारा क्या? इथेनॉल। इथेनॉल विद 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड थोड़ी सी एनर्जी, और इस एनर्जी की मदद से ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोड्यूस करता है कौन? यीस्ट, अपने जैसे बहुत सारे बडिंग के थ्रू। ठीक है, यस, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? एक अल्कोहल की फॉर्म होती है। इसी तरीके से फर्मेंटेशन
अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है, शराबें बनाई जाती हैं इसी की मदद से, ठीक है, जो कि बहुत हमारे मेडिकल इंडस्ट्री में भी ऑल्दो यूज होता है इथेनॉल, तो ठीक है। यस, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, लैक ऑफ ऑक्सीजन से पहले ये समझ लो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली होती है, उसके अंदर हमारा ऑक्सीजन जाता है, और ऑक्सीजन जा रहा है एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे जो आता है ना, इसमें क्या था, ग्लूकोज, कहाँ गया, इसमें ऐड कर लेते हैं C6H12O6। अब ये पता है कहां से आया था, ये आया था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से, फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आया था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। कौन, C6H12O6 हमारा ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन कहां से आया था पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उससे आया था ये क्या, ऑक्सीजन। और कहां आए थे ये दोनों, हमारे सेल के अंदर, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर, जहां पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पेसिफिकली, उसमें गए थे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ, इसी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और इसी ग्लूकोज से क्या बन के आया, कार्बन डाइऑक्साइड बन के आया, वाटर बन के आया, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बन के आई, जो कि एटीपी के फॉर्म में थी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में थी। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। रीजन बिहाइंड हमारे बॉडी में जो एनर्जी एक्सेप्टेबल है, हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है, वो एक ही फॉर्म में यूज कर सकती है। जैसे एनर्जी तो भाई बहुत सारी चीजों में, पेट्रोल में भी एनर्जी है, कोल में भी एनर्जी है, कोल से बिजली बना रहे हैं हम, लेकिन नहीं, हमारी बॉडी नहीं यूज कर सकती उसको। हमारी बॉडी के लिए एक करेंसी है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फास्फोरस की फॉर्म होती है, ठीक है। यस, तो इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कि ऑल्दो हमने पहली वीडियो में भी, इसके इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बता दिया था, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेशन। इसी सेम प्रोसेस में जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, तो उस ब्रेक डाउन में जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, 1 मोल का मतलब क्या है, जब 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स जब ब्रेक डाउन होते हैं किसके, ग्लूकोज के, जब प्रोडक्शन होता है 30 मोल ऑफ एटीपीज का। यानी कि इतने एटीपीज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन के आते हैं, और एक एटीपी, 1 मोल ऑफ एटीपी, 1 मोल मतलब 1 मोल का मतलब अभी बता दिया, इतना होता है। 1 मोल ऑफ एटीपी जो है कितना अपने पास एनर्जी रखते हैं, दे हैविंग एनर्जी ऑफ 30.5 किलो जूल्स की एनर्जी, 30.5 किलो जूल्स की एनर्जी, जिसमें से कि भी सेल 30 से 35% एब्जॉर्ब कर पाता है और बाकी हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, तो याद रखना इसको। यस, तो दिस इज द होल प्रोसेस जो कि मैंने अभी तुम्हें एक्सप्लेन करा है, रिलीज ड्यूरिंग द एटीपी प्लस फॉस्फेट के फॉर्म में, व्हेन एटीपी इज ब्रोक डाउन 30.5 किलो जूल्स की पर मोल एनर्जी जो है रिलीज होती है। यस, ऑक्सीजन नीडेड, यस, दीज आर द एरोबिक एंड एनारोबिक में 2 नंबर का क्वेश्चन लमसम यहाँ से जो है बन जाता है। तो यस, एनारोबिक में जरूरत नहीं होती है, एरोबिक में जरूरत होती है। यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे इनकम्प्लीट या फिर लेस होता है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे क्या रिलीज होता है, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, यीस्ट और लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आई थिंक ये हमारा रह गया था बीच वाला। यस, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये हमारे मसल्स में होता है। मसल्स में कब होता है, जब हम रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी मसल्स में जब ऑक्सीजन कम पहुंचती है तो पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में लैक्टिक एसिड जो है वो फॉर्म हो जाता है, और उस लैक्टिक एसिड के साथ थोड़ी सी एनर्जी फॉर्म होती है, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प आ जाते हैं, मतलब बहुत एक सीवियर पेन होता है। इसके क्योर कैसे करा जा सकता है, इसको क्योर करने के लिए मसाज, वार्म पैचेस वगैरह वो सब हम यूज कर सकते हैं। यस, तो जब हमारे पास ऑक्सीजन होती ही नहीं है तो वो तो ये यीस्ट करता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और थोड़ी सी एनर्जी 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स के जितनी, और यहाँ पे लैक्टिक एसिड कितनी, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के जितनी, और यहाँ पे तो एनर्जी होती है अप्रोक्सीमेटली 30 कार्बन मॉलिक्यूल्स, मतलब एनर्जी खूब सारी होती है यहाँ पे। कहाँ पे, जहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है,
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है हमारी बॉडी सेल्स में, ठीक है। ऑल्दो होता तो ये भी बॉडी सेल्स में, लेकिन कमी पड़ जाती है कभी बार, जिसकी वजह से क्रैम्प भी आता है, ठीक है। यस, लोकेशन क्या है इसकी? साइटोप्लाज्म या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म ओनली, सिर्फ यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होता है। ऑर्गेनिजम्स जो कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्यूलर होते हैं जनरली, ठीक है। यस, दिस वी हैव डन। नाउ कमिंग विद द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा पूरा पैसेज क्या होता है? देयर इज नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में फाइन हेयर्स, नेजल पैसेज में फाइन हेयर्स होते हैं, म्यूकस होता है जो कि हमारे डर्ट और जर्म्स वगैरह को ट्रैप कर लेता है। यस, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद क्या है हमारा? फेरिंग्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि बेसिकली हमारे प्रेजेंट इन ट्रैकिया, और ट्रैकिया में जब एयर नहीं होती है तो उसको कोलैप्स करने से, पिचक जाने से बचाता है। क्या? कार्टिलेज की, वो कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, किसमें? उसे ही हम बोल रहे हैं फेरिंग्स। एंड देन आफ्टर वी हैव फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, एंड ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस एंड एल्वियोलाई सैक। यस, इसका पूरा हमारे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यस, दिस इज द पैसेज। नेजल कैविटी, ओरल कैविटी तो चलो जी की माउथ हो गया। फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स हमारे यहाँ पे वो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि कोलैप्स होने से बचाती हैं। देन आफ्टर ट्रैकिया, ट्रैकिया दो में ब्रांच होता है, दो उसमें ब्रांचेस में, जो कि लेफ्ट और राइट के लंग्स में एयर को पहुंचाने का काम करता है। देन आफ्टर जो है पाथवे ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आर द ब्रांचेस, जो लंग्स के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और उन ब्रांचेस के भी एक सब ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस से भी कनेक्टेड मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स कनेक्टेड टू द एल्वियोलाई सैक। एल्वियोलाई सैक क्या होते हैं? एल्वियोलाई सैक ये होते हैं, ये दीज आर द एल्वियोलाई सैक, ये हमारे लंग्स के अंदर होते हैं, ठीक है। दीज एल्वियोलाई सैक्स आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय द ब्लड कैपिलरीज, और ये जो ब्लड कैपिलरीज से सराउंडेड होते हैं ना, ये ब्लड कैपिलरीज से ही गैसियस एक्सचेंजेस पॉसिबल हो पाता है। ऑल्दो होता तो ये एल्वियोलाई सैक की मदद से है। एल्वियोलाई सैक मतलब कैपिलरीज के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर पाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहीं से ही एक्सचेंजेस जो है करे जाते हैं। क्योंकि ये देखो कैपिलरीज हैं, क्योंकि इसमें ये जो ब्लू वाली कैपिलरी दिख रही है, ये लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड लेके आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, द वन ऑफ द ओनली आर्टरी व्हिच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। उस आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में लेके आई, हार्ट से लंग्स में। अभी इसको आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, मैं इस टॉपिक को ऑल्दो आगे भी एक बार कनेक्ट करूंगा, ठीक है। जहां पे हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है, ठीक है। जो उसमें CO2 थी, वो CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली? हमारे लंग्स के एल्वियोलाई सैक ने एब्जॉर्ब कर ली, और उस ब्लड को क्या थमा दिया? उस ब्लड को थमा दी ऑक्सीजन। तो ब्लड बन गया ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करके ले जाता है हमारे लंग्स से दूर? पल्मोनरी वेन्स, द ओनली वेन विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन ही इकलौती ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वरना तो सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड लेके जाती हैं। और कहां पे लेके जाती है पल्मोनरी? हार्ट में, और हार्ट उसको ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है, आर्टरी मेन आर्टरी है उसकी मदद से, ठीक है। ऑल्दो इस टॉपिक में आगे भी कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंजेस में हेल्प कर रहा है हमारा एल्वियोलाई सैक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा। और ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, दैट इज द हीमोग्लोबिन, जो कि इन्हीं ऑक्सीजन के लिए कैरियर है, एक कैरीज ऑक्सीजन, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके घूमने का काम ही इसका है। हमारे ब्लड को रेड कलर का भी काम देना इसी का ही है। यस, बलून लाइक सैक स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, एल्वियोलाई सैक जो है गैसियस एक्सचेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड कैपिलरीज। अभी बताया क्यों, सो दैट पूरे बॉडी में वो CO2 और ऑक्सीजन के जो है एक्सचेंजेस हो पाए। यस, इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम जो है फ्लैटन हो जाता है ना। रिब्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं इनहेलेशन के टाइम पे, एंड जब हम एक्सहेल करते हैं तो जो चेस्ट कैविटी है वो एनलार्ज हो जाती है, और एयर सक्ड इन, सॉरी ये तो इनहेलेशन का ही है, एक्सहेलेशन का ही रहा। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाता है, एक डोम शेप बन जाती है, डायफ्राम ऊपर आ जाता है ऐसे, और जब इनहेल करते हैं तो वो नीचे आ जाता है, ठीक है। यस, रिब्स मूव्स इनवर्ड्स मूव कर जाते हैं एक्सहेल करने के टाइम पे, और चेस्ट कैविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, एयर पुश्ड आउटवर्ड सो दैट, ठीक है। यस, दिस इज द बेसिक थिंग। हेयर आर द क्वेश्चंस जो कि रेस्पिरेशन से अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
इन सब क्वेश्चंस को करना है, लिखना है, लिख के करना है, और सो दैट हमारे एक क्लास का रिवीजन हो पाए। वरना तो फिर हमने सुन लिया और बस कर लिया, तो उससे कोई बेनिफिट उतना नहीं हो पाता, लॉन्ग टर्म्स मेमोरी में सेव नहीं हो पाती हैं हमारी चीजें। सो दैट वी हैव टू परफॉर्म द क्वेश्चंस within 24 hours of watching this lecture। इवन मैं तो कहूँ बाद में ही तुरंत करने बैठ जाओ, ठीक है। एथलेटिक सफर्स फ्रॉम क्रैम्प, अभी हमने समझा, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उनके मसल्स में, इसी वजह से। लंग्स आर डिजाइन टू मैक्सिमाइज, क्यों भाई, क्यों मैक्सिमाइज? क्योंकि हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है उसकी वजह से, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है कम या ज्यादा होता है, व्हाइल द डिमांड्स ऑफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है हमारी, उनकी वजह से हमारा ब्रीदिंग जो रेट है वो भी चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की कैपेसिटी जो है एडजस्टेबल है। यस, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। दिस इज द इट इज हैविंग सिंपल रीजन दैट जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पहली बात तो जो रेशो रहता है ना ऑक्सीजन का, वाटर में डिसॉल्व जो ऑक्सीजन है उसका, वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। दैट्स व्हाई उनको बहुत तेजी से सांसें लेनी होती हैं, अपनी रेस्पायर करना होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक इनहेलेशन में ना, जो अपने गिल से पास करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वाटर को, तो कम ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि रेशो ही कम है। एटमॉस्फेयर में रेशो अच्छा खासा है, 21% ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन एटमॉस्फेयर, वेयर एज वाटर में उतना परसेंटेज नहीं होता है, वाटर में कम होता है। यस, एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। क्यों? क्योंकि भैया हमारे पास कार्टिलेज की वो है, रिंग्स हैं हमारे ट्रैकियम। यस, लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की इन एक्सहेलेशन। यस, दिस इज द वन ऑफ द टॉपिक जो एक्टिविटी में था। यस, हियर इट इज। हमने यहाँ पे क्या देखा? when we exhale एयर को जब लाइम वाटर से पास करते हैं तो दैट लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की, ठीक है। और जब हम नॉर्मल एयर को पुश करते हैं उस लाइम वाटर में, इट वोंट टर्न मिल्की। मतलब उससे क्या हमें इंडिकेशन होता है कि जो हम एक्सहेल एयर होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसीलिए तो लाइम वाटर मिल्की कन्वर्ट हो जा रहा है, व्हाइट पर्सिपिटेट आ जा रहा है उसमें, इसी वजह से आ जा रहा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह फॉर्म हो पा रहा है उसमें। और कैल्शियम कार्बोनेट तभी फॉर्म हो रहा है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। और तो केमिस्ट्री में भी इस चीज को लिंक कर रहे होंगे कहीं ना कहीं पे। यस, और बाकी एक ये वाला है जिसमें भी यहाँ पे जो है ईस्ट जो है इथेनॉल तो फॉर्म कर रहा है, अलॉन्ग विद कॉर्क लगा दिया है, एक पाइप है जिसके थ्रू हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। उसको शुगर सोल्यूशन वगैरह दे दिया, फ्रूट जूस वगैरह दे दिया, जिसपे वो फीड कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कर रहा है, रेस्पायर कर रहा है, और रेस्पायर करते टाइम पे वो एथेनॉल रिलीज कर रहा है, ठीक है। यस, दीज आर द कुछ एक्टिविटीज जो कि यस। तो और बाकी these are the questions, or complete all these questions and you will get the link there for the Telegram channel. There you will get the proper answers for these questions as well, and also other important questions भी मिलेंगे नोट्स के साथ, और जो हमारे क्लास में पीपीटीज चल रही हैं उनके भी हमें डॉक्यूमेंट्स वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो काइंडली ज्वाइन इट एंड यू विल गेट ऑल द कंटेंट by there। yes, this is the circulatory system, जो कि हमारा पूरा हार्ट और हमारे ब्लड कैपिलरीज कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे ब्लड कैपिलरीज और हमारा लंग्स वगैरह भी कनेक्ट हो पा रहे हैं उससे। तो this will gonna do in our upcoming lectures। तो आज के लिए जो भी हमने करा है that is nutrition and another is respiration, दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, कंप्लीट दोस क्वेश्चंस ऑन टाइम, एंड अपकमिंग पार्ट्स में हम इसके 2 प्रोसेस और हैं उनको भी समझेंगे, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और इन लाइफ प्रोसेसेस को हम जारी रखेंगे। तो मिलते हैं हमारी अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और पढ़ाई करो, होमवर्क करो, रिवीजन करो। ओके, बाय बाय।